हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आज हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुली इंप्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुली इंप्लीमेंट हो गया था, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को फुली इंप्लीमेंट हुआ था। उसके एक साल के अंदर ही जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, एक्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। एक साल के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट एक्ट किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। इस केस को शंकरी प्रसाद केस कहा गया। शं- शंकरी प्रसाद केस 1951। ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया? इसमें जो अमेंडमेंट था वो फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडेड फंडामेंटल राइट, कौन सा? अमेंडेड फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू जो हमारा फंडामेंटल राइट पहले हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको पार्लियामेंट ने अमेंड किया। तो जो शंकरी प्रसाद केस है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट के जो ये अमेंडमेंट है, राइट टू प्रॉपर्टी का अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट अमेंड किया गया। तो जो शंकरी प्रसाद केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज चैलेंज। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज चैलेंज। वैलिडिटी वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको हम लोग CAA लिखा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को शॉर्ट फॉर्म में। वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was challenged. Validity of the first constitutional amendment act was challenged. Supreme Court ruled that the power of the Parliament to amend the Constitution under Article 368 also include power to amend fundamental rights. तो शंकरी प्रसाद केस में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रूल दैट सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 also include the power to amend फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करता है, अंडर आर्टिकल 368 के थ्रू जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है और फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। और जो हमारा आर्टिकल 13 है वो कहता है कि कोई भी अमेंडमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा उसे नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। ऐसा कोई भी लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उसे जुडिशरी नल एंड वॉइड उस लॉ को घोषित कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि दी वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ, नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज। सुप्रीम कोर्ट said that the law word law in article 13 includes includes only only ordinary law, includes only ordinary laws, not the constitutional amendment acts or constituent laws, constituent। तो जो हमारा आर्टिकल 13 है वो ये कहता है कि ऐसे पार्लियामेंट कोई भी अगर लॉज बनाती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस के अगर अगेंस्ट में है, तो जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में कहा कि जो वर्ड लॉ आर्टिकल 13 में लिखा है वो ऑर्डिनरी लॉ के लिए अप्लाई होगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ऑर्डिनरी लॉ अगर पार्लियामेंट कोई ऑर्डिनरी लॉ ऐसा बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट में है, उसको तो कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर देती है पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज भी कहते हैं, अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट में है,
तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड घोषित नहीं करेगी क्योंकि वो उस लॉ की कैटेगरी में नहीं आता है। Therefore, the Parliament can always take away any of the fundamental right by enacting Constitution Amendment Act. Such a law won't come under Article 13. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे any of the fundamental right by enacting a constitution amendment act and such a law will not be void under article 13. तो ये जो था ये शंकर प्रसाद केस था, शंकर प्रसाद केस। नेक्स्ट जो है वो है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस ये हुआ था 1967 में। 1967 में गोलकनाथ केस हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 17th Amendment Act 1964 was challenged. The constitutional validity of 17th Constitutional Amendment Act 1964 was challenged. The constitutional validity of 17th Constitutional Amendment Act 1964 was challenged. और इसमें क्या था, 17th Constitutional Amendment Act के थ्रू पार्लियामेंट ने कुछ जो स्टेट के एक्ट्स होते हैं उन्हें 9th शेड्यूल में डाल दिया था, which inserted certain state acts in the 9th schedule. Inserted certain state acts into the 9th schedule. 9th शेड्यूल में जो भी लॉज उस टाइम डाल दिए जाते थे तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। वो आप आगे पढ़ेंगे कि केशव नंदा भारती केस के बाद से 9th शेड्यूल का भी जुडिशियल रिव्यू कोर्ट कर सकता है, लेकिन उससे पहले कोई भी लॉज अगर 9th शेड्यूल में डाल दिए जाते थे तो उनका जुडिशियल रिव्यू कोर्ट नहीं कर सकता था। तो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 के थ्रू कई स्टेट के जो एक्ट्स हैं उन्हें 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था और इसी चीज़ को गोलकनाथ केस में चैलेंज किया गया था। तो ये जब कि सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था, वहां पे जब सब चैलेंज किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर जजमेंट which it gave in शंकरी प्रसाद केस। सुप्रीम कोर्ट ने जो शंकरी प्रसाद केस में अपना जजमेंट दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में रिवर्स कर दिया, पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में ये कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, लेकिन गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ruled that the rights are given a transcendental immutable position, hence the parliament cannot take away any of these rights. Supreme Court ruled that parliament cannot take away any of the fundamental rights by constitutional amendment act. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी कोई भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती। The Supreme Court ruled that the rights are given a transcendental and immutable position, hence Parliament cannot take away any of these rights. Constitutional Amendment Act is also a law within the meaning of Article 13, hence would be void for violating fundamental right. And Supreme Court ने ये भी कहा था कि जैसे शंकर प्रसाद केस में आर्टिकल 13 में जो लॉ की डेफिनेशन है उसने ये कहा था कि लॉ की डेफिनेशन में ऑर्डिनरी लॉज आएंगे, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएंगे, लेकिन गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर आर्टिकल 13 जो लॉज होंगे वो ऑर्डिनरी लॉज भी होंगे और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाले भी लॉज होंगे, और कोर्ट उनको नल एंड वॉइड घोषित कर देगी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था, उसने कहा था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया था पार्लियामेंट की पावर्स को कि वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती गोलकनाथ केस में। तो पार्लियामेंट को ये चीज पसंद नहीं आई एंड पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द गोलकनाथ केस बाय एनेक्टिंग 24th अमेंडमेंट एक्ट। पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द गोलकनाथ केस। Parliament reacted to the Supreme Court judgment in the Golaknath case. Parliament by enacting 24th Constitutional Amendment Act 1971। और इस अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट ने क्या कहा, पार्लियामेंट ने यह कहा कि
It declared that the Parliament has the power to take away any of the fundamental rights under Article 368, and such an act will not be a law under meaning of Article 13. पार्लियामेंट ने ये कहा कि अंडर आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करता है, ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करता है। तो पार्लियामेंट ने कहा 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13 को अमेंड किया, और पार्लियामेंट ने कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, और वो अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को भी विड्रॉ या छीन सकती है, रिपेल कर सकती है। और आर्टिकल 13 के अंदर पार्लियामेंट ने कहा जो लॉ की डेफिनेशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाले जो लॉज होंगे वो शामिल नहीं होंगे। पार्लियामेंट ने इन 2 आर्टिकल्स को अमेंड किया 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू। और पार्लियामेंट ने ये कहा कि जो अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, और पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और अंडर आर्टिकल 13 लॉज की डेफिनेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज हैं वो नहीं आएंगे। एक तरीके से पार्लियामेंट ने जो एनक्यू प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी उसी के अकॉर्डिंग इसने ये अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज़ दोबारा से इस्टेब्लिश करनी चाहिए पार्लियामेंट ने। देन नेक्स्ट केस जो है फिर इस चीज़ को भी चैलेंज किया गया, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 को चैलेंज किया गया। वो किसमें? केशव नंदा भारती केस में। केशव नंदा भारती केस 1973 में, और इसकी डेट क्या है? 24 अप्रैल। केशव नंदा भारती केस 1973, डेट थी इसकी 24 अप्रैल। तो इसमें 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 was challenged. Supreme Court overruled its judgment in the Golaknath case. Supreme Court overruled its judgment in the गोलकनाथ केस। सुप्रीम कोर्ट ने जो गोलकनाथ केस में जजमेंट दिया था उस जजमेंट को पलट दिया केशव नंदा भारती केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज या डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उसने जो 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जो पार्लियामेंट ने 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था, उसको मान लिया था, उसको वैलिड घोषित करा था सुप्रीम कोर्ट ने। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो चैलेंज किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट upheld Supreme Court upheld the validity Supreme Court upheld the validity of the 24th Constitutional Amendment Act 1971. Supreme Court upheld the validity of the 24th Constitutional Amendment Act 1971 and empowered and stated that Parliament is empowered to take away any of the fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन वो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेगी, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना फंडामेंटल राइट्स में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज या डिस्ट्रॉय करे। और बाद में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट्स में क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर हो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनको उनको बताया है। उसने जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर हैं एक साथ तो नहीं बताए, लेकिन आगे जैसे जैसे आगे चल के उसके पास केस आते रहे और सुप्रीम कोर्ट को जो लगा जिस केस के हिसाब से कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो उस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करता रहा आगे चल के डिफरेंट डिफरेंट केस में। It upheld the validity of the 24th Constitutional Amendment in 1971 and stated that Parliament is empowered to take away any of the fundamental rights. Supreme Court upheld the validity of the 24th Amendment in 1971 and stated that the Parliament is empowered to take away any of the fundamental rights. At the same time, it laid down a doctrine of basic structure. It ruled that constituent power of Parliament under Article 368 doesn't enable it to alter the basic structure of the Constitution.
It ruled that constituent power of Parliament under Article 368. 368 आर्टिकल के थ्रू ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हैं. It ruled that constituent power of Parliament under Article 368 does not enable the Parliament to alter या फिर change, to alter the basic structure of the Constitution, to alter the basic structure of the Constitution, to alter the basic structure of the Constitution. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी केशवानंद भारती केस में. This means Parliament cannot take away a fundamental right that form a part of the basic structure of the Constitution. Parliament cannot take away a fundamental right which form a part of the basic structure of the Constitution. तो देखिए केशवानंद भारती केस में ये हुआ था 1973 में जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को चैलेंज किया गया था. 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को चैलेंज किया गया था और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जो पार्लियामेंट है उसने ये कहा था कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कर सकती है. किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चेंज कर सकती है. और अंडर आर्टिकल 13 जो लॉ की डेफिनेशन है उसमें उसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लॉ की डेफिनेशन में नहीं रखा जाएगा, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता. तो केशवानंद भारती केस में इसी अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस के जजमेंट को अपने ओवर रूल कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24th अमेंडमेंट एक्ट जो पार्लियामेंट ने किया है वो वैलिड है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैलिड है और पार्लियामेंट को पूरी पावर है अंडर आर्टिकल 368 की वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है. लेकिन वो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करे या वायलेट या डैमेज करे. अगर वो ऐसा करेगी तो कोर्ट उसे नल एंड वॉइड उस अमेंडमेंट एक्ट को कर देगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड करती है और वो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है तो पार्लियामेंट उस फंडामेंटल राइट को भी अमेंड, चेंज, वायलेट, डैमेज नहीं कर सकती. अगर कोई पार्लियामेंट ऐसा करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट को नल एंड वॉइड घोषित कर देगा. और सुप्रीम कोर्ट ने जो 24th अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी एक तरीके से उसे छीन लिया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 13 जो लॉ की डेफिनेशन में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 13 लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगी. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को नल एंड वाइड घोषित किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस पार्लियामेंट कैन नॉट टेक ओवर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. सुप्रीम कोर्ट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13 को भी अमेंड किया और कहा कि लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट एक्ट को 13 वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है आर्टिकल 13 में जो अमेंडमेंट किया उसको नल एंड वॉइड घोषित किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लॉ की डेफिनेशन में आएंगे. नेक्स्ट जो है वो है इंदिरा गांधी केस. इंदिरा गांधी केस ये कब हुआ था 1975 को. इंदिरा गांधी केस. सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड a provision of the 39th amendment in 1975 which kept the election dispute involving the PM speaker of the Lok Sabha outside the jurisdiction of all courts. इसमें 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 को चैलेंज किया गया था, वॉज चैलेंज्ड एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड a provision of the 39th amendment in 1975 which kept the election dispute involving PM speaker of the Lok Sabha outside the jurisdiction of all courts. सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड. सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया इसके कुछ प्रोविजंस को. सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड प्रोविजन ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट. इस प्रोविजन में ये कहा गया था कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट होंगे प्राइम मिनिस्टर के और स्पीकर के वो कोर्ट की जुरिडिक्शन के बाहर होंगे तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया. सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड ए प्रोविजन ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट which says election dispute
Supreme Court invalidated a provision of this Amendment Act which says election disputes of Prime Minister and Speaker of Lok Sabha which says election dispute of Prime Minister and Speaker of Lok Sabha outside the jurisdiction of courts. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को इनवैलिडेट नल एंड वॉइड घोषित किया. सुप्रीम कोर्ट invalidated a provision of this amendment act which says election dispute of prime minister speaker of lok sabha outside the jurisdiction of courts. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट said this power was beyond the amending power of the parliament as it affect the basic structure of the constitution. Judicial review is the basic structure. Judicial review is the basic structure of the constitution. Judicial review is the basic structure of the constitution. Supreme Court said that this provision was beyond the amending power of the parliament as it affect the basic structure of the constitution. Supreme Court ने इस प्रोविजन को null and void घोषित कर दिया था. Again, the parliament reacted to this judicially innovative doctrine by amending 42nd Amendment Act 1976. This act amended 368 and declared that there is no limitation on the constituent power of the parliament and no amendment can be questioned in any court on ground including that of the contravention of fundamental rights. Again, parliament reacted. Again, parliament reacted to this Supreme Court. Again, parliament reacted to the Supreme Court judgment and enacted 42nd Constitutional Amendment Act 1976. पार्लियामेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा गांधी केस में जजमेंट आया था तो वो पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द इंदिरा गांधी केस एंड इनेक्टेड 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. और इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने ये कहा कि वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368 कुछ भी अमेंड कर सकती है और वो अमेंडमेंट कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा. This act amended the Article 368 and declared that there is no limitation on the amending power of the Parliament and no amendment can be questioned in any court on ground of contravention of fundamental rights. तो पार्लियामेंट ने कहा there is no limitation on the constituent power of no limitation on the constituent powers of the Parliament. नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट. एक तो ये बात कही पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 360 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. एंड सेकंड ये कहा नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट. नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट इंक्लूडिंग दैट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने देन मिनर्वा मिल केस में इस चीज को चैलेंज किया गया. मिनर्वा मिल केस 1980. मिनर्वा मिल केस में ये चीज चैलेंज की गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 चैलेंज्ड एंड सुप्रीम कोर्ट ने in this case the Supreme Court invalidated this provision as it excludes judicial review which is a basic feature of the constitution. मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट invalidated this provision. In the Minerva Mill case, Supreme Court invalidated this provision as judicial review is the basic feature of the constitution. As judicial review is the basic feature of the constitution. सुप्रीम कोर्ट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के इस प्रोविजन को इनवैलिडेट कर दिया जिसमें ये कहा गया था कि कोर्ट जो भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट करेगी उसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. तो कोर्ट ने इस प्रोविजन को इनवैलिडेट घोषित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेंस दिस कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. Applying basic structure doctrine with respect to 368, the Supreme Court said, since the Constitution has conferred a limiting amending power on the Parliament cannot, under the exercise of that limited power, enlarge that power into absolute power. Supreme Court ने ये कहा कि पार्लियामेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 368 जिस आर्टिकल के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, अंडर आर्टिकल 368 हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर पार्लियामेंट को दी है कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है. तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस के जजमेंट में कहा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर पार्लियामेंट को दी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए, तो इस पावर का यूज पार्लियामेंट
ऐसे नहीं कर सकती कि जो एक लिमिटेड अमेंडिंग पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करे। एक तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एक लिमिटेड अमेंडिंग पावर दी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ही हिस्से को अमेंड कर सकती है, तो पार्लियामेंट उस लिमिटेड पावर को ऐसे यूज नहीं कर सकती, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल के रखते। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, since the constitution had conferred a limited amending power on the parliament cannot under the exercise of that limited power enlarge that very power into an absolute power। तो जो मैंने आपको भी बात बताई, indeed a limited amending power is the basic structure of the constitution। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की पावर दी है, वो जो लिमिटेड पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लिमिटेड पावर है उसका यूज करके पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के रखते। Indeed, a limited amending power is one of the basic feature of the constitution। Therefore, the limitation on that power cannot be destroyed। इसीलिए हम वो limitation को destroy नहीं कर सकते पार्लियामेंट की। Parliament cannot under Article 368 expand its amending power so as to acquire itself the right to repeal abrogate the constitution। जो limited amending power है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो हम पार्लियामेंट की लिमिटेड अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 को नहीं छीन सकते। लेकिन जो लिमिटेड अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट के पास है, उस अमेंडिंग पावर से पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का लिमिटेड चीज को ही अमेंड कर सकती है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली। नेक्स्ट जो है लिमिटेड अमेंडिंग लिमिटेड अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368, लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, नॉट एब्सोल्यूट पावर, नॉट एब्सोल्यूट पावर, लिमिटेड अमेंडिंग पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। वमन राव केस में, वमन वमन राव केस 1981, वमन राव केस 1981, सुप्रीम कोर्ट said basic structure doctrine would apply to constitutional amendment act enacted after 24 April 1973। सुप्रीम कोर्ट said basic structure doctrine, सुप्रीम कोर्ट said basic structure doctrine would apply to all the constitutional amendment acts enacted after 24 April 1973। जो केशव नंदा भारती केस का जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 में, केशव नंदा भारती केस के जजमेंट के बाद से। सो वमन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट said basic structure doctrine would apply to all the constitutional amendment acts enacted after 24 अप्रैल 1973। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी थी, उसके बाद से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को इन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चेंज किया गया, वायलेट किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, तो कोर्ट उस अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वाइड घोषित कर देगा। अब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स देख लेते हैं। बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ तो डिफाइन नहीं किया है कि कौन कौन सी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के का बेसिक स्ट्रक्चर होंगी। जैसे जैसे उसके पास केस आते गए, उन केस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट जजमेंट्स में ये बताया कि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट के हिसाब से कौन कौन सी चीजें अब तक सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर चुका है, जैसे जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये सुप्रीम कोर्ट अपनी बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर चुका है। देन सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर चुका है। देन सेकुलरिज्म, देन फेडरलिज्म, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट डिफरेंट केस में डिक्लेयर कर चुका है। देन जुडिशियल रिव्यू, देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट मतलब सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर चुका है सुप्रीम कोर्ट। देन रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, जो भी है वो रूल के हिसाब से काम होगा, आर्बिट्ररी काम नहीं किया जाएगा। देन फ्री फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर चुका है। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देन फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम एंड
डिग्निटी, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में है। देन हार्मनी, हार्मनी एंड बैलेंस, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में है। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, इफेक्टिव इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस। देन लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट, लिमिटेड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू amend the constitution, limited power of parliament to amend the constitution. Then powers of Supreme Court under Article 32, 136, 141, 142. Then powers of High Court under Article 226, 227. तो ये सब जो चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट केस में, अपने डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स में इन चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर चुका है। और ये जो चीज़ें, जो बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को डिक्लेयर कर चुका है, अभी तक आगे और भी जाने क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करे, लेकिन फिलहाल अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, और इन चीज़ों को पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके भी चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों का ये वाला चैप्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक कोई न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोगों के इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना लव कोऑपरेशन बनाए रखिएगा। आप लोगों का कोई भी फीडबैक सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।